हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू क्लास। हाय, माय नेम इज शुभम और क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे रियल नंबर चैप्टर का थर्ड पार्ट। इस पार्ट में हम बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज आपके डिपेंडेंट है जो हमने अभी तक कौन से पढ़े हैं। दैट मींस इट इज बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड एलसीएम एचसीएफ। तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। जल्दी से सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हम बहुत बार कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, हमको वही करना है और हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 140 कैसे नंबर है बच्चों, इवन नंबर। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करो, इसको कितना आया 70, वेरी गुड। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 35, फिर लास्ट में 5 है, किससे डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर आएगा 7, वेरी गुड। फिर लास्ट में 7 और फिर 1। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ देखो, 140 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 5 एंड 7। तो 140 इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। और फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है, दैट दिस इज अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज यूनिक। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 156 क्या बोलता है देखो, जैसे अपन 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले आप 2 रखोगे, 2 7 जा 14, 1 8, 1 6 16, देन 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 8 18, 2 9 जा 18, अब 39 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे 13, फिर 13 और फिर 1। सिंपल। चलो तो ये 2 स्क्वायर देन 3 एंड देन 13। तो 156 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 और ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल है ना। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 3825। अब इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, कोई बात नहीं, ऑड नंबर है, लास्ट में 5 है, किससे स्टार्ट करेंगे 5 से, वेरी गुड। तो आप लिखोगे 3 8 2 और 5 और फिर इसको डिवाइड किससे करना स्टार्ट करोगे 5 से। 5 7 जा 35, 3 बचा 2 32, 5 6 जा 30, 2 5 25, 5 5 जा 25। फिर से एंड है, किससे 5 से, किससे डिवाइड करेंगे 5 से, वेरी गुड। तो अब 5 यहां प्लेस करेंगे, 5 1 जा 5, 2 6 26, 5 5 जा 25, 1 5 15, 5 3 जा 15, 153। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, देन 17 एंड देन 17 1। ठीक है, देखो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड देन 17। 3 अच्छे से बना देते हैं तो ये बनेगा 3825 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 और ये बन गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। सिंपल सा सॉल्यूशन था। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 5005। ओके 500 और 5, ध्यान से देखना बच्चों। स्टार्ट करते हैं 5 से, 1 0 0 और 1। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये आपका किससे डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा 7 से। डिवाइड करते हैं, 7 जा 7, 3 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 1 21। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं, 1001 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से। तो पहले 1 आया, फिर 4 आया, उसके बाद 2 1 21 3। ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं। किससे डिवाइड करना देखो, 143 11 और 13 का, मतलब 11 13 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 143। तो आप यहाँ पे 11 भी प्लेस कर सकते हो और 13 भी प्लेस कर सकते हो। अगर 11 यहाँ प्लेस करोगे तो ये 13 और ये 13 और 1। ठीक है, तो फाइनली आपका 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। क्लियर। फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक भी हो गया। सो दैट्स व्हाई 5005 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। क्लियर इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है 7429। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा सा टफ है। कैसे, ध्यान से देखो। 7 4 2 और 9। यूजुअली बच्चे समझते हैं द नंबर विच एंड्स विद 9। हम सबसे पहले 3 से ट्राई करते हैं, अच्छी बात है 3 से ट्राई करते हैं। आप ट्राई करोगे ना आपको पता चलेगा 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 से नहीं है, 9 से नहीं है, है ना, 13 से भी नहीं है। तो ये नंबर एक्चुअली डिविजिबल किससे है, 17 से। ठीक है, चलो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 4 जा 68, 68 के बाद इसमें कितना बचा 6 देन 2,
17 3 जा 51, 62 51 माइनस करेंगे 119, 17 7 जा 119। देखो डिवाइड करके दिखाता हूं, बड़ा नंबर है, हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम है। देखो 7429 है ना, इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, 17 से, तो 17 4 जा कितना होगा 68, फिर यहाँ क्या बचेगा 6 बचेगा, देन विल राइट 2 हियर, ओके, देन 17 3 जा 51, इधर से 1 इधर से 1, लास्ट में कहेंगे 9, तो 17 7 जा कितना हो गया 119, और ये हो गया कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है, सो फाइनली वी हैव 437 हियर। अब 437 को डिवाइड करने के लिए फिर से एक और प्राइम नंबर अच्छा वाला, एंड दैट इज 19। ठीक है, तो देखो 437 को 19 से डिवाइड करेंगे, अब ये तो छोटा नंबर है, डिवाइड कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। 19 2 जा 43, 19 2 जा 38, अब 19 2 जा 38 के बाद में क्या बचेगा 5 और 7 57, 19 3 जा 57, और फाइनली 23 और 1। कहा था थोड़ा सा छोटा ही है बट थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि बड़े बड़े नंबर है, डिवीजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कोई बात नहीं। तो विल राइट 7429 एज 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23, और ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया। ये आपके क्वेश्चंस है प्राइम फैक्टराइजेशन के। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपको याद है प्रॉपर्टी कराई थी मैंने, जिसमें इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता था, है ना। आपको बस वही प्रॉपर्टी यहां पर वेरीफाई करनी है। अब इसको वेरिफिकेशन का एक छोटा सा तरीका बताऊंगा मैं, उससे सॉल्व करना जल्दी सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्या करेंगे ध्यान से देखते रहो। स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो आपके पास दो नंबर है, एक नंबर है 26, एक नंबर कितना है 91। तो सबसे पहले आप एलसीएम और एचसीएफ तो फाइंड करो, तभी तो प्रॉपर्टी में प्लेस करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखो 26, बच्चों एक चीज ध्यान से देखना, अब जो मैं करने जा रहा हूं ना, अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। क्या मैं 26 को लिख सकता हूं 13 मल्टीप्लाई बाय 2? क्लियर? ठीक है, आगे देखो। सिमिलरली क्या मैं 91 को प्लेस कर सकता हूं एज 13 मल्टीप्लाई बाय 7? क्लियर? समझ में आया? सिंपल है। तो अब क्या 13 दोनों में कॉमन है, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 13। सिंपल है। क्लियर? एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, देखो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, एलसीएम के लिए एचसीएफ तो एज इट इज प्लेस करोगे, मतलब द वैल्यू व्हिच इज कॉमन वो तो एज इट इज प्लेस करोगे, तो हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल्स टू 13, ये तो कॉमन वैल्यू थी, एज इट इज प्लेस कर दी। अच्छा पावर भी सेम ही है, हाईएस्ट पावर लेते ना, तो पावर तो सेम ही है, पावर सेम है तो सेम पावर ही प्लेस करेंगे, तो 13 ही प्लेस कर दिए। अब 2 और 7 एज इट इज, 2 को भी प्लेस कर दिया और 7 को भी प्लेस कर दिया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 13 मल्टीप्लाई बाय 14? लिख सकता हूं ना? समझ में आया क्या किया मैंने? 13 मल्टीप्लाई बाय 17 कैसे लिखा, 13 मल्टीप्लाई बाय 14 कैसे लिखा, 13 और ये 14, तो अब इसमें ये 13 आ गया एचसीएफ और 13 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या आ गया आपका एलसीएम। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में आया? देखना अब एक छोटा सा सिंपल मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, उससे आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये तो लिखना है। देखना अभी हमने निकाला है कि एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम आया है 13 मल्टीप्लाई बाय 14, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है आपका 13। अब देखना नंबर क्या है, नंबर आपके हैं 26 और 91। क्लियर? समझ में आया? देखते रहना। सर एलसीएम प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं किया ना, इसी फॉर्म में रखा हुआ ना मैंने, मल्टीप्लाई नहीं किया ना, कोई बात नहीं, भी करके दिखाऊंगा, देखते रहना। तो अब देखो ये वैल्यूज आ गई मेरे पास में 13 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13। देखना क्या मैं इसको लिख सकता हूं 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26 को, और 91 को भी लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 7। क्लियर? दोनों प्रोडक्ट में है। अब ये 13 और ये 13 और 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 LHS इक्वल्स टू RHS। समझ गए? ये तो प्रूफ करना था कि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया दोनों की वैल्यूज इक्वल है। अब आप देखो क्या करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते टाइम आपको बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है, देखो 13 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 ये गिवन है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 13 का स्क्वायर विच इज 169, और इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है
14 से, ऐसा यहाँ पर भी तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और मल्टीप्लाई बाय 14, यही तो है। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, 169 इंटू 14, 169 इंटू 14, दोनों सेम ही तो आंसर है। एक भी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे सेकंड वाले में भी तो सेम ही आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके प्लेस कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखना, अगर मुझे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, एलसीएम के लिए 13 मल्टीप्लाई बाय 14 लिखना था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इजी करना बताता हूं। अगर आपको 13 या 14 किसी में से भी टेबल नहीं आती तो आप क्या करोगे, देखो यहां पे मल्टीप्लिकेशन करना दिखा रहा हूं, देखते रहना। 13 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 को क्या मैं लिख सकता हूं 13 प्लस 1, है ना। तो अब देखो क्या करें हम, 13 को पहले 13 से मल्टीप्लाई करें, 13 स्क्वायर, फिर देखो प्लस 13 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसमें क्या ऐड करना है, इसमें आपको 13 ऐड करना है, विल गेट द वैल्यू। अगर आपको टेबल नहीं आती आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर तो पता होगा ना बेटा 13 का स्क्वायर, बस इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लोगे आंसर आ जाएगा। ऐड करें, 169 प्लस 3 कितना होता है 172, उसमें 2 ऐड कर दो, आंसर कितना आ गया 182। तो फाइनली आपका एलसीएम कितना आ गया 182, और यू कैन प्लेस इट ओवर हियर एज 182। ठीक है, आगे बच्चों समझ में। अब देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको क्या करना था 169 मल्टीप्लाई बाय 14 और 169 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 170 माइनस 1 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 14। अगर आपको ये भी प्रॉब्लम आती है कि 14 की टेबल नहीं आती, कोई बात नहीं, तो आप ऐसे ब्रेक कर लो इसको 169, इसको आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 7। दो मेथड है आपके पास में, अगर आपको 14 की टेबल आती है ऐसे प्लेस करके आंसर निकाल लो, अगर आपको नहीं आती कोई बात नहीं, 169 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18, 1 6 2 जा 12 और 1 13, 1 2 1 जा 2 और 3 338 मल्टीप्लाई बाय 7, ये तो कर सकते हैं ना अपन। ठीक है, चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 जा 56, 56 में 6 आ जाएगा, इधर से रखेंगे 5, 7 3 जा 21 और 5 21 और 5 26 2, 7 3 जा 21 21 और 2 23 2 3 6 6। ठीक है, और ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट आपको यहां मिलेगा, सो दैट इज 2 3 6 6। तो ये और ये दोनों वैल्यूज मैच कर गई है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा ना, सेम ही वैल्यूज थी, तो ये दोनों वैल्यू मैच कर गई, वो तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था, बस हमको फाइनली आंसर प्लेस करना था। तो क्लास जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे तो आप हमेशा वैल्यूज को यहां तक सॉल्व करोगे, इन दोनों के इक्वल आने पे नहीं छोड़ोगे, है ना, इनकम्प्लीट आंसर कंसीडर होता है। तो आप पूरा सॉल्व करके दोनों वैल्यूज को इक्वेट करके दिखाओगे एंड देन यू विल मेंशन LHS इक्वल्स टू RHS एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर, समझ गए। तो ऐसे आप कैलकुलेशन को ब्रेक डाउन करके छोटा कर सकते हो और इजी कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट सेम ही है, 510 एंड 92, आपको वही एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं अपन एलसीएम एचसीएफ के सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 एंड 92। चलो 92 2 डिवाइड किया मैंने, 2 से अगर रखेंगे तो 2 4 जा 8 6 फिर 2 23 देन 23 एंड 1। क्लियर, सिंपल। इधर देखना 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 1 11 2 5 जा 10 1 2 5 जा 10 255, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 जा 5 1। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे 17 एंड देन फाइनली वी हैव 17 एंड 1। क्लियर क्लास। तब देखो 510 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, और इधर 92 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। ये आ गया अपना दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ बनाना है, चलो स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को फॉर्म करना। तो आपका एचसीएफ कैसे आएगा, देखो सबसे पहले तो जो कॉमन वैल्यूज है इसको क्या करते हैं अपन, लीस्ट वैल्यू लीस्ट पार, तो 2 दोनों में कॉमन है। इधर देखो 2 की पावर कितनी है 2, इधर 2 की पावर कितनी है 1, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो फाइनली आपका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 2। अब मुझे फाइंड करना है एलसीएम। देखो तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करने के लिए सिंपल वही जो अभी मेथड्स यूज करते थे वही मेथड यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूं एलसीएम में जो तो कॉमन वैल्यूज है उनकी क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर, तो कॉमन वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 का स्क्वायर। उसके बाद 5 है, फिर 3 है, 17 है, 23 है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, 3 5 17 एंड 23 ये वैल्यूज हैं, इन सब का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका एलसीएम। तो देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 देन 17 एंड देन 23। देखो बच्चों 5 4 जा 20 23 जा 60,
तो मैंने इधर रखा 60, ये तो इन तीनों का प्रोडक्ट हो गया, देन 17 मल्टीप्लाई बाय 23। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? सिंपल। तो अब देखो आगे चलते हैं। अब फिर से प्रॉब्लम वही, टेबल 17 और 23। तो देखो क्या करना है, बहुत सिंपल सा है। आप यहाँ पे 6 लिखोगे मल्टीप्लाई बाय, इसको वो जो 0 इधर ट्रांसफर कर दो और ये बन गया 170 मल्टीप्लाई बाय 23। ठीक है, अब 170 मल्टीप्लाई बाय 23, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई बाय 150 प्लस 20 लिख सकते हैं ना। 15 6 जा 900, 6 2 जा 12, 120 ऐड कर देंगे तो 1020। समझ गए ना, किन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, इन दोनों का। अब लास्ट में क्या है मेरे पास में, मल्टीप्लिकेशन में 23, और मैं एज इट इज प्लेस कर देता हूं 23 को। ठीक है, और अब मुझे 23 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 23 से मल्टीप्लाई करने का पैटर्न सेम है, 20 प्लस 3 लिख लो, 20 से मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट पैटर्न ये है। सेकंड ये आप जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो पहले 3 से फिर 2 से, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं कैसे करूंगा, देखो 1020 को सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 20 से, फिर 3 से। तो देखो 1020 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20400 है ना, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3060। बस अब दोनों का ऐड ही तो करना है। चलो एडिशन स्टार्ट करते हैं, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 और ये 0, और ये आपका आ गया LCM। मैं इसको रब करके इसको कंबाइन कर देता हूं। तो अब लास्ट में आपने जब LCM लिखा है तो वी हैव रिटन इट LCM इज इक्वल्स टू 23460। समझ गए। अब लास्ट में क्या करना था आपको, LCM HCF का प्रोडक्ट निकाल के प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी थी। चलो वो भी कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दैट HCF मल्टीप्लाई बाय LCM शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ओके, HCF अपना 2 था, मल्टीप्लाई बाय LCM कितना आएगा, 23460। ये था ना, चेक करते हैं। चलो 23460 एब्सोल्युटली राइट। तो अपन मैं एक बार 3 को ढंग से बना देता हूं, 23460 एंड दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दैट इज 510 मल्टीप्लाई बाय 92। ठीक है, ये करना था ना। ओके, अब देखना ध्यान से, मैं फिर से अगर चाहूं तो ब्रेक डाउन कर सकता हूं इन दोनों को इस फॉर्म में, और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं इस फॉर्म में, फिर दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट डूइंग मल्टीप्लिकेशन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, 460 को अलग और 23 को अलग, प्लस मल्टीप्लिकेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा आपको पता है वैसे मल्टीप्लिकेशन करना। मैं क्विक कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस तरह से आदत है। चलो स्टार्ट करते हैं। 20 का 46, उसको सॉल्व करेंगे तो 920, तो इसका आंसर आया 46920। ठीक है, चलो अब हम आते हैं 510 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 92 से। तो फिर से मैं इसको लिख सकता हूं 500 प्लस 10 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 92 से। अब 92 को अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये बन जाएगा 46,000, फिर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 920, ऐड करेंगे तो 46920। LHS इक्वल्स टू RHS। समझ में आया है? एनी कंफ्यूजन क्लास? That's how we can solve this kind of a question. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह से देखो, कैलकुलेशन को ब्रेक डाउन करके छोटा करते जाओ, आपके एरर चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसमें इन्वॉल्व होगे ना, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, उतना एरर चांसेस इंप्रूव होते जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एरर चांसेस को कम करना है, सो दैट वी कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स। क्लियर? आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 336 और 54। मुझे क्या करना है, वही LCM HCF फाइंड करना है पहले, उसके बाद फिर इसका LCM HCF की प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो ध्यान से देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो इधर लिखा मैंने 54, इधर लिखा 336। क्या करना है इनका, प्राइम फैक्टराइजेशन। वेरी गुड। 2 रखेंगे तो 27, फिर 3 9 3 3 एंड देन 3 और 1। ठीक है, ये 9 है। ओके, 336 में आप 2 रखोगे, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा। ठीक है, देन 284, then 242, फिर 221, उसके बाद 3 and then 7 and finally 7 और 1। ये वैल्यूज आ गए अपने पास में। चलो अब देखो 54 को आप कैसे प्लेस कर सकते हो, 54 का प्लेस कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। ठीक है, उसके बाद 336 इसको अपन प्लेस कर सकते हैं 2 2 2 2 4 टाइम्स है 2, so we'll write 2 to the power 4, then 3, then 7। ये तो बनेगा। तो अब देखो क्या करेंगे, 2 और 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये दो चीजें कॉमन है। तो अब जब मैं एच से फाइंड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉमन वैल्यूज और उनकी लीस्ट पावर। तो 2 की पावर 1, इधर से
3 की पावर 1। तो फाइनली HCF कितना आ गया आपका 6। सिंपल। अब मुझे निकालना है LCM, लेट्स फाइंड आउट। तो LCM कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, विल राइट LCM हियर, और LCM में वही वैल्यूज। तो LCM में देखो ध्यान से, 2 और 4, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7, 2 to the power 4, 3 to the power 3 and then 7. Finally 2 to the power 4, 16 multiplied by 3 to the power 3, 27, then 7. Okay, 16 multiplied by 7, 16 multiplied by 7 is 112. Then इसको ब्रेक डाउन करेंगे 3 into 9 में, कर सकते हैं ना। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 336 मल्टीप्लाई बाय 9। सिंपल। अब इसका मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं करता, मैं करूंगा आपके पास में। पहले हम प्रॉपर्टी देखते हैं जो हमको यूज करनी थी। प्रॉपर्टी सेज दैट LCM मल्टीप्लाई बाय HCF शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इट मींस द प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होना चाहिए। यही प्रॉपर्टी थी हमने। अब हमको इसको वेरीफाई करना है। तो LCM तो मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया ना, 336 into 9 है, एज इट इज प्लेस कर दो। 336 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय HCF आपका 6 आया था। अब आपका नंबर्स क्या थे, देखो नंबर्स आपके थे 336 मल्टीप्लाई बाय 54। अब देखना ध्यान से, क्या 9 मल्टीप्लाई बाय 6 से 54 होता है, बन गया ना, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने। अब इससे आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी। जैसे ही आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, 336 और 54 इन सबको सॉल्व कर देना है। तो क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम। 9 6 जा 54, वेरी गुड, फाइन। 9 3 जा 27, 27 और 5 32, 3 9 3 जा 27 और 3 30, 3024, ये आ गया प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे तो 3024 मल्टीप्लाई बाय 6, ये करना है। ओके, 6 4 जा 24, 24 से 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 1 एज इट इज, 6 3 जा 18, इट्स 18144 आ गया। अब 18144 सेम नंबर। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं बेटा, वी हैव ऑलरेडी वेरीफाइड कि दोनों वैल्यूज इक्वल है। वो तो हमको प्रोडक्ट करके दिखाना होता है, इसलिए हमको सॉल्व करना है, अदरवाइज दे आर ऑलरेडी इक्वल। तो दैट्स हाउ वी कैन मेक LHS एंड RHS इक्वल। और ये आपकी वैल्यूज और ये वैल्यूज आपको वेरीफाई करके देती है कि जो LCM और HCF का प्रोडक्ट है वो A into B के इक्वल आता है। चलो LCM सॉल्व करते हैं। LCM कैसे लिखते हैं, देखो LCM इज इक्वल्स टू, वैल्यू क्या थी, वैल्यू थी हमारे पास में 2 की पावर 4, 3 का क्यूब एंड देन 7। तो अब 2 to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसे लिखेंगे। चलो 2 की पावर 4 16 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 3 27 मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसे लिखेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 7 112 मल्टीप्लाई बाय 3 into 9, 27 को ब्रेक कर लिया मैंने। अब 112 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, क्या बन जाएगा 336 मल्टीप्लाई बाय 9। अब ध्यान से देखना, एक बार इस मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से देख लो, और उसके बाद इसी मल्टीप्लिकेशन को यूज करेंगे हम प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए। है ऐसे कैसे सर, अभी समझ आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 जा 54 5, 9 3 जा 27, 27 और 5 32 2, 3 9 3 जा 27 और 3 33, 3324 आ गया, ठीक है। अब देखना प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमको, प्रॉपर्टी बोलती है दैट वी नीड टू डू LCM and HCF's product which should be equal to A multiplied by B, where A and B are actually the numbers. Fine. LCM क्या कैलकुलेट किया अभी हमने, 3 3 2 4। HCF कितना है अपना, HCF था 6, ये तो था, देखो HCF 6 था ना। अब A मल्टीप्लाई बाय B, A क्या है अपना, A वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू 336 और सेकंड वाली वैल्यू है 54। तो अब देखो 336 मल्टीप्लाई बाय 54 को मैं लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई बाय 9, लिख सकता हूं ना। अब देखना, क्या हमको यहाँ पे 336 को मल्टीप्लाई करना था 9 से, है ना, 336 को 9 से तो मल्टीप्लाई करना था। तो देखो ये भी तो दो नंबर ही है हमारे पास में, 336 मल्टीप्लाई बाय 54। अब अगर मैं इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, देखो 336 मल्टीप्लाई बाय 9 अभी सॉल्व किया मैंने, क्या बन जाएगा 3324। फिर इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है मुझे, 6 से। इधर भी देखो 3324 को 6 से, सेम ही तो वैल्यू आ गई, LHS RHS इक्वल, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था इस मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से देखना, एज इट इज चेक करेंगे, ठीक है। समझ गए बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। 6 4 जा, एक ही मल्टीप्लिकेशन कर लो, चलो ये वाला कर लेते हैं। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 2
6 2 12 और 2 14 1 6 3 18 1 19 1 6 3 18 1 19 एज इट इज 19944 इधर भी 19944 ये और ये इक्वल hence LHS equals to RHS so that we have verified the property. Clear class? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Find LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method 12, 15 and 21. अब की बार प्राइम फैक्टराइजेशन स्पेसिफिकली बोला है और कोई ऑप्शन था भी नहीं हमारे पास. 3 नंबर है 12, 15 एंड 21. आप कुछ नहीं कर सकते, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सबसे पहले तो मैं 12, 15 एंड 21 का इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं. किसके लिए? HCF के लिए. ओके 12 2 6 2 3 3 1 देन 3 5 5 1 देन 3 7 7 और 1. Any confusion class? Do we have anything in common? Yes, only 3. 3 3 and 3. देखो 2 इधर नहीं है, 5 इधर नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है, मतलब इन दोनों में 7 नहीं है ना. तो अब देखो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 15 3 मल्टीप्लाई बाय 5. 21 3 मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है, ये 3 वैल्यूज थी और 12, 15 और 21 ये 3 वैल्यूज हैं. एज इट इज मैंने प्लेस कर दी है. चलो अब जब हम HCF सॉल्व करेंगे तो विल राइट इट एज, देखो ये 3 और ये 3 एज इट इज है, एक ही बार आ रहा है ना, तो विल राइट 3 to the power 1. 2 का स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है तो विल लीव इट एज इट इज एंड फाइनली HCF इज 3 to the power 1. कोई प्रॉब्लम है बच्चों? समझ में आ गया? आगे देखो 21. नेक्स्ट आता है अपना LCM फाइंड करना. तो अब LCM कैसे फाइंड करेंगे? LCM फाइंड करने के लिए विल राइट 12, 15 और 21 और अब क्या करेंगे इन सबका LCM कैलकुलेट. सबसे पहले हम ऐसा नंबर लेंगे जो तीनों से डिविजिबल हो. 3 अभी चेक किया मैंने, दैट इज HCF. लेट्स अप्लाई दैट. तो 3 सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 3 5 जा 3 7 जा. अब क्या मेरे पास और कोई ऑप्शन है 2 5 या 7 में से कुछ एक प्लेस करने के? नहीं है ना. चलो एक साथ तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो मैं इंडिविजुअली सॉल्व करूंगा. 2 5 और 7 देन 2 1 5 और 7 देन 5 1 1 और 7 देन 7 1 1 और 1. ठीक है, तो फाइनली आई हैव 3 2 स्क्वायर 5 and 7. लेट्स अप्लाई दैट. सो LCM इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. तो अपना हो गया ये 3 2 स्क्वायर इज 4 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 12 5 जा 60 मल्टीप्लाई बाय 7 7 6 जा 42. तो आंसर कितना आ गया इसका LCM का 420. आपसे क्या पूछ रहा था? LCM और HCF फाइंड करके दिखाओ. फाइंड द LCM एंड HCF. तो आपने HCF फाइंड कर लिया 3 और LCM कितना फाइंड कर लिया 420. प्लेस कर देते हैं. HCF की वैल्यू कितनी है 3 और LCM की वैल्यू कितनी है 420. क्लियर बच्चों? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया. चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे. ध्यान से देखो 17 23 एंड 29. कुछ नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा. तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइज करते हैं. 17 को हम क्या लिखेंगे? 17 1 23 और 1 29 और 1. कुछ नहीं लिख सकते. तो अब अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करूंगा तो 17 आपका हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 1 और 23 हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 29 को हम लिखेंगे 29 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है, समझ गए? अब आगे देखो 17 मल्टीप्लाई बाय 1 23 मल्टीप्लाई बाय 1 और 29 मल्टीप्लाई बाय 1. जब मैं इनका HCF फाइंड करूंगा सो द HCF वुड बी 1 क्योंकि 1 ही कॉमन है. ठीक है, अब आते हैं LCM पे. LCM के लिए क्या मुझे तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? तो आई राइट 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29. समझ गए? सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है. तो अब आपको क्या करना क्या है? पहले 17 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 23 से जो आंसर आएगा उसको 29 से मल्टीप्लाई करना है. तो 17 मल्टीप्लाई बाय, क्या मैं 23 को लिख सकता हूँ 20 प्लस 3 और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 29 से, है ना. तो अब देखो 17 2 जा 34 340 17 3 जा 51. तो मैं 51 लिखता हूँ और इस पूरे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे 29 से. अब एडिशन करते हैं और वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो अब देखो 340 प्लस 51 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 29 से. एडिशन करेंगे तो ये बन जाएगा 391 और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 29 से. ठीक है, तब ध्यान से देखना 390
29 को हम लिख सकते हैं 30 माइनस 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 391 से। सिंपल, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 2 3 3 जा 9, 9 और 2 11, आगे 0 माइनस 391। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अब सब्ट्रैक्शन करना है, यहां पे 10 हो जाएगा ना। देखो सब्ट्रैक्शन ऐसे ही करते थे आप, सब्ट्रैक्शन करते थे ना इधर से बोरो लेके, तो जब बोरो लोगे तो 10 हो जाएगा, 10 को -1 करेंगे तो 9, ये हो गया अपना 2, 12 सेम बोरो, 12 12 माइनस 9 3, ये हो गया 6, 6 माइनस 3 3, ये 11 एज इट इज, कुछ भी आपकी बार तो बोरो थोड़ी दिया है, 11339 और ये आपका आ गया LCM। सो दैट्स हाउ वी हैव कैलकुलेटेड LCM एंड HCF। तो इसका HCF तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, वो आया था 1, तो LCM और HCF इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्लास, समझ में आ गया है? 8 9 25 तीन नंबर है, फिर से भाई LCM और HCF फाइंड करना है, तो अब क्या करेंगे देखो, पहले 8 को तो हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना, 2 4 2 2 2 1, दैट मींस 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, फाइन। 9 3 3 3 1, 9 is 3 square, 25 is 5 5 5 1, 25 is 5 square. Do we have anything common? No, right? नंबर बहुत इजी थे लेकिन कॉमन नहीं था ना कुछ भी, तो HCF कितना आएगा? HCF आएगा 1। अब LCM फाइंड करते हैं। LCM के लिए क्या तीनों को मल्टीप्लाई करना है? हाँ कर देते हैं। तो देखो LCM नंबर इजी है ना आपकी बार, तो क्या करना है मुझे, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, तो अब देखो 25 8 जा 25 4 जा कितना होता है 100, 100 का डबल कर दोगे तो 200, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके 9 2 जा 18, आंसर आ गया 1800। तो आपका LCM कितना हो गया? LCM हो गया 1800 और HCF कितना हो गया? HCF हो गया है 1। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट HCF एंड LCM। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार और देख लो, आराम से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? सेम नंबर था ना, एज इट इज प्लेस कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट द HCF ऑफ दिस नंबर इज 9, फाइंड द LCM। यहां पर प्रॉपर्टी यूज होगी, याद है मैंने बोला था कोई भी 3 नंबर देगा एक पूछ लेगा, वही क्वेश्चन है ये। तो 3 नंबर कौन से? दोनों नंबर गिवन है और आपको HCF गिवन है। तो अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दैट HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B, ये तो बोलती है प्रॉपर्टी। तो अब HCF कितना गिवन है आपको? 9। LCM गिवन है क्या? नहीं, LCM लिखो। फिर A एंड B 306 मल्टीप्लाई बाय 657, ये तो नंबर है, हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका LCM आएगा 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, स्टार्ट करें। 9 9 7 जा 63, 2 7 27, 9 3 जा 27, तो विल राइट इट एज 306 मल्टीप्लाई बाय 73 और ये आपका क्या बन जाएगा? LCM। तो 306 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 73 से। ओके, सो वी कैन राइट इट एज 306 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 3 मल्टीप्लाई करते हैं 7 6 जा 42, 2 आगे 0 है तो 42 आ जाएगा, 7 3 जा 21, 21420, 70 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 6 3 जा 18, 18 मैंने उल्टा लिख दिया, 6 3 जा 18, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, एंड 3 3 जा 9, तो 918 को इसमें ऐड कर देना है। तो अब चलो एडिशन करते हैं और फाइनल आंसर लिखते हैं। तो इट इज 21420 प्लस 918, यही ना आपका। देखो 918 को इसे ऐड करना है, 8 एज इट इज, 2 + 1 3, 9 + 4 13, 1 1 2 एंड देन 2 2 2 3 3 8, प्लेस कर दो 2 2 3 3 8 और ये आ गया आपका LCM। तो फाइनली आपका LCM आया है 22338। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों वैल्यूज आपको गिवन थी। कौन सी दोनों वैल्यूज? जिनका HCF और LCM कैलकुलेट करना है। तो HCF तो आपको ऑलरेडी गिवन है, LCM आपको फाइंड करना था, तो हमने प्रॉपर्टी प्लेस करी, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B। तो अब HCF की वैल्यू भी है, LCM की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों नंबर भी गिवन है, HCF को हम डिवाइड कर देंगे, LCM कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और आंसर आ गया 22338। ठीक है बच्चों, आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब ध्यान से देखना, याद करो ये वही क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी इन्वॉल्व होगी। तो देखो ये वो वैसा ही वाला क्वेश्चन है ना जैसे हमने एग्जांपल में किया था 4 टू द पावर n वाला। तो इसके लिए हम क्या चेक करते थे, हम चेक करते थे कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर में 0 आएगा तो क्या उस नंबर के लिए 2 और 5 के फैक्टर्स मैंडेटरी हैं। हाँ मैंडेटरी थे। तो हम चेक करते हैं क्या 6 के पास भी दोनों फैक्टर्स हैं। लेट्स फैक्टराइज 6। तो हम क्या करेंगे, 6 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में। अब हमारे पास 2 तो है, 3 है, लेकिन 5 नहीं है। और अगर 5 नहीं है तो दिस नंबर कैन नॉट एंड विद 0 बिकॉज इट शुड नॉट हैव एनी प्राइम फैक्टराइजेशन अदर देन 2 and 5। तो 2 और 5 के अलावा कोई और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ तो वो नंबर या उस नंबर की कोई भी पावर 0 से एंड नहीं होगी। ठीक है, सो हम फाइनली लिखेंगे एज दिस नंबर डज नॉट हैव, अभी पूरा स्टेटमेंट बताऊंगा, एज दिस नंबर डज नॉट हैव 2 and 5 both as the prime factors, so this number cannot end with 0, hence the power of this number, any natural number, cannot end with 0. If you are placing any natural number at the power of n, we will not get 0 in the case of. Fine. अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, ध्यान से देखो। If the number 6 to the power n for any natural number n were to end with digit 0, then it would divisible by 5. अब डिविजिबल बाय 5 है या नहीं कैसे चेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। वही तो किया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देखा 2 और 3 आ रहा है। अगर 2 और 3 आ रहा है तो डिविजिबल नहीं हो सकता। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5। ठीक है, यही तो रीजन था इसका, डिविजिबिलिटी होगी तो प्राइम होगा, अगर डिविजिबिलिटी नहीं है 5 से तो प्राइम नहीं होगा। देन दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 टू द पावर n हैज द प्राइम फैक्टर्स एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर n। So the prime numbers in the factorization of 6 to the power n is 2 and 3। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 3 एज अ प्राइम फैक्टर्स हैं। तो अब अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा फिर, अगर इस सिचुएशन में 2 और 3 है then it is clearly shows that 5 is not divisible by this number, and if the 5 is not divisible that means this number is not ends with digit 0। अच्छा, once again यहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्या रोल है, याद करो सेम टू सेम चीज मैंने 4 टू द पावर n में भी बताई थी कि ओनली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही ये गारंटी दे सकती है कि इसके अलावा इसका और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ठीक है, वही स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनना कैसे लिखना है। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर इज नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। ठीक है, तो 2 और 3 के अलावा और ऐसा कोई प्राइम है ही नहीं, तो देयर आर नो चांसेस दैट वी विल गेट 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर व्हिच द 6 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। क्लियर बच्चों, एज इट इज स्टेटमेंट है, आपको याद करके ये स्टेटमेंट लिखना है। यहां पर इसमें देखना कोई सॉल्यूशन नहीं है, 6 को फैक्टराइज करने के मार्क्स थोड़ी देंगे आपको देंगे इसका सॉल्यूशन लिखने के मार्क्स, और सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको स्टेटमेंट याद होने चाहिए। तो जब तक 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे, एज इट इज क्वेश्चन आता है, एज इट इज वैल्यू लिखनी है। ठीक है, समझ गए हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड दिस वन आर कॉम्पोजिट नंबर। ध्यान से सुनो, कॉम्पोजिट नंबर के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी थी, दैट नंबर शुड हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो आपको बस यही प्रूव करना है कि इन नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है। जैसे आपने प्रूव कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व, इतना इजी है। स्टार्ट करें, देखो सॉल्यूशन क्या बोलता है। इट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13। क्या इन दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा? सर इन दोनों में से कैसे आ सकता है बेटा, याद है टर्म्स। देखना, जब भी अपन टर्म्स बनाते हैं तो क्या होता है, terms are actually the part of the expression which are separated by consecutive positive or negative. So I have over here a positive। तो जैसे एक पॉजिटिव बनेगा तो इसके इधर और इसके इधर 2 टर्म्स हो जाएंगी। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन ले सकते हैं ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो नहीं ले सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन आता है मल्टीपल टर्म्स में से। तो अगर मेरे पास में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो टर्म सेपरेट ही नहीं होगी, दैट मींस एक ही टर्म है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। तो कॉमन लेने के लिए हमारे पास में मल्टीपल टर्म्स होनी चाहिए, कम से कम 2 टर्म्स तो होनी ही चाहिए। तो 2 टर्म्स पता कैसे चलेगी अगर बीच में पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं होगा तो, इसीलिए ये पॉजिटिव का साइन आपको बताता है कि एक टर्म यहाँ है और एक टर्म यहाँ है। तो जब आप कॉमन लोगे तो एक इसमें से लोगे और एक इसमें से लोगे। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 13, तो विल राइट इट एज 13। फिर यहाँ क्या बचेगा, देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 1, ये तो बचेगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है
77, उसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 78, और बाहर क्या है 13। क्या मैं मल्टीप्लाई पे 1 लिख सकता हूँ? कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो फाइनली लिख सकते हो 13 मल्टीप्लाई बाय 78 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये क्या बन जाएगा मोर देन 2 फैक्टर्स। एज दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स दिस बिकम्स अ कॉम्पोजिट नंबर। तो बस लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है एज द फैक्टर्स अवेलेबल in this number are more than 2, hence, चलो इसके आगे यहां लिख देते हैं, hence this number is a composite number, composite number। ठीक है, तो एज द फैक्टर्स अवेलेबल इन दिस, अवेलेबल को एक बार ढंग से लिख दो, ठीक है, एज द फैक्टर्स अवेलेबल इन दिस नंबर आर मोर देन 2, हेंस दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो अब इस नंबर में कितने फैक्टर्स अवेलेबल है? मोर देन 2 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर होती है, वी हैव कंफर्म दैट इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर? चलो नेक्स्ट वाले नंबर पे आते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं नंबर लिखता हूं। क्या नंबर है आपका? 7 से लेके 1 तक और फिर लास्ट में 5। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 3 2 1 प्लस 5। कैन वी टेक 5 कॉमन? वंस अगेन वी हैव 2 टर्म्स, 2 टर्म्स है, 5 कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने इधर से 5 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा मेरे पास में? देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 तो कॉमन ले लिया ना, इसलिए 3 2 1 एंड देन 1। ठीक है, चलो तो 5 तो एज इट इज है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना है मुझे? 7 6 42, 4 3 12 एंड देन 2। ठीक है, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर लो पहले, लास्ट में +1 भी है। चलो 12 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 12 2 24, 2 12 4 48, 48 प्लस 2 50, 504 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा ना, और 5 2 10 हो जाएगा, तो 1008 प्लस 1 तो हो गया 1009, और इधर 5 मल्टीप्लाई बाय, और ये लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देना। एंड इट्स सेम स्टेटमेंट as it can seen over here that this product has 3 factors, hence this is not a prime number, this is a composite number। ठीक है, समझ गए? ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्लास? बहुत सिंपल क्वेश्चन। सेम ऐसे प्राइम फैक्टर्स बना के आपको रिप्रेजेंट कर देना है, या ऐसे फैक्टराइजेशन बना के आपको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है, देखना। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर फील्ड। देखो क्वेश्चन समझाता हूं। मान लेते हैं सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, और इस सर्कुलर फील्ड में सोनिया टेक्स 1 राउंड। यहां से स्टार्ट करते हैं दोनों, ये एक राउंड कंप्लीट कर लेती है कितनी देर में? यहां से आता कितनी देर में आ जाती है सोनिया? 18 मिनट्स में। ठीक है, देन वेल रवि टेक्स 12 मिनट्स टू डू द सेम। ठीक है, तो रवि कितना टाइम लेता है? यहां से रवि रख देते हैं, और रवि भी यहां से आता है, पूरा कितना टाइम में कवर कर लेगा? 12 मिनट्स में। ठीक है, फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, तो दोनों ने यही इसी पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम पे और सेम प्लेस से। फाइन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से स्टार्ट किया, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों इसी डायरेक्शन में जाते हैं, तो अगर दोनों यहां से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो दोनों सेम पॉइंट पे वापस कितनी देर में आ जाएंगे? अब सोचो, याद करो, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक तरीका बताया था कि कैसे आप वर्ड प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करोगे कि एलसीएम कैलकुलेट करना है या एचसीएफ। क्या आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि जो क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है ना, और जो क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, उन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा होगा? आंसर बड़ा होगा, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो बड़ी होगी। ध्यान से देखो, फर्स्ट वैल्यू है 12, सेकंड वैल्यू है 18। अब अगर ये दोनों राउंड लगा के वापस राउंड लगा के दोबारा मिलेंगे, तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट में ये 12 मिनट में यहां तक आ गया। अब अगर 12 मिनट्स की बात करें तो लेट्स से ये यहां तक ही पहुंची है, तो अब ये दोबारा स्टार्ट कर देगा ना मूव करना। ठीक है, समझ रहे हो?
जैसे इसने यहाँ से स्टार्ट किया, तो जब ये 12 मिनट में पूरा राउंड रवि कंप्लीट करके यहाँ पर आ जाएगा, उस टाइम पे सोनिया शायद यहीं पर होगी, तो मीट ही नहीं कर पाएंगे ना यहाँ पर, तो उसके लिए रवि को एक और राउंड लेना पड़ेगा, तो तब सोनिया फिर से स्टार्ट करेगी। अच्छा, अगर एक राउंड में 12 मिनट्स लगाता है तो एक से ज्यादा राउंड में टाइम तो ज्यादा ही लगाएगा ना। तो जब भी आपको समझ में आ रहा है कि जो आंसर आएगा वो दोनों गिवन वैल्यू से बड़ा आएगा, इन दैट सिचुएशन वी ऑलवेज टेक आउट द एलसीएम। बस आपको ये करना है, जो वैल्यू गिवन थी उनका एलसीएम निकाल देना और आंसर आ गया, इतना सिंपल है। तो आपने वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ ली, समझ ली क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, उसके बाद आपने सिर्फ ये चेक करना है कि क्या जो आंसर आएगा वो बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अगर बड़ा आया, जो गिवन वैल्यू से उससे बड़ा आ रहा है, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। अगर छोटा आ रहा है तो एचसीएफ। चलो स्टार्ट करें सॉल्यूशन। क्या करना है, मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है, किसका, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, इधर रखा 12, इधर रखा 18, 2 से सॉल्व करेंगे। 2 सॉल्व करेंगे तो 2 6 2 9 जा, फिर 2 3 9 3 1 3 3 1 1। ठीक है, 3 3 9, 2 2 4, 9 4 36। फाइनली 36 minutes is the LCM of the given number। ठीक है, 36 मिनट आ गया एलसीएम। अब सुनना, 36 मिनट के बाद वो मिल रहे हैं। क्या आपसे क्वेश्चन ने एलसीएम पूछा था? नहीं, आपसे पूछा था कि कितने टाइम के बाद वो मीट करेंगे। तो क्लास हमेशा ध्यान रखना, आप आंसर स्टेटमेंट, वर्ड प्रॉब्लम्स में आंसर स्टेटमेंट कभी भी मिस नहीं करोगे, उसका सीबीएसई में मार्क होता है। ठीक है, हाफ मार्क आपका आंसर स्टेटमेंट का होता है। अगर आपका आंसर स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, हाफ मार्क चला जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 36 मिनट है ना, तो व्हाट यू विल मेंशन, हेंस दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, तो आपको लास्ट में आंसर स्टेटमेंट लिखना है कि जो आपने कैलकुलेट किया था, मतलब जो आपने कैलकुलेट किया वो क्या है, वो निकाला क्या है आपने, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था वही कैलकुलेट करके दिया है आपने। ठीक है, क्वेश्चन एलसीएम नहीं पूछा था, क्वेश्चन को एलसीएम से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही आपने एलसीएम निकाला तो आपको बताना पड़ेगा कि एलसीएम ही वो आंसर है। सो दैट्स हाउ वी मेंशन दिस स्टेटमेंट। सो हेंस दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों? सो क्लास, हम लोगों ने एक्सरसाइज कवर कर ली है। अब ध्यान से सुनो, आपको सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिव्यू करना है। वीडियो देखो, ध्यान से समझो, कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखना है आप कैलकुलेशन सॉल्व करो, अपने लेवल पे सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो। सेम बात बोलता हूं हर बार, आपके 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक पाएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।